देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर। यस मैम। अच्छा देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अच्छा, डिवेंचर क्या होता है बोल सकते हो? हाँ, डिवेंचर लोन होता है। कौन ये लोन देता है? कंपनी नहीं, मैम पब्लिक देता कंपनी है। को देती है। हाँ, पब्लिक देता है कंपनी को। ठीक है, कंपनी को जब लोन का जरूरत होता है तो कंपनी पब्लिक से भी मांग सकता है। बैंक के पास क्यों नहीं जाता है? नहीं, बैंक पैसा देगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं देगा। बैंक इंटरेस्ट ज्यादा लेगा। ठीक है, पब्लिक को उससे कम इंटरेस्ट देने से काम होगा। तो पब्लिक क्यों कम इंटरेस्ट में मान जाती है? क्योंकि जब पब्लिक बैंक में पैसा रखती है तो बैंक जो रिटर्न देता है ना, उससे कंपनी उसे ज्यादा देगी। ये सिस्टम होता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग बैंक में पैसा रखेंगे तो बैंक हमें एक रिटर्न देगा। ठीक है, देता है ना सभी को। तो मान लो एफडी की बैंक में एक रिटर्न मिला, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैंक हमें जो रिटर्न देगा, परसेंटेज ऑफ रिटर्न, उससे ज्यादा हमें कंपनी देगा अगर हम लोग कंपनी के डिवेंचर में पैसा लगाते हैं। तो पब्लिक सोच रही है कि मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो हम जो है डिवेंचर जो है परचेस कर लेते हैं। और कंपनी बोल रही है कि मेरा बेनिफिट क्या है, मुझे बैंक पे ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, यहाँ मुझे कम इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट के लिए होता है। लोन तो अगर बैंक को लगेगा कि ठीक कंपनी है देगा, नहीं है तो नहीं देगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ लोन से उतना कुछ खास पता नहीं चलता है। मेन जो बात है कि इंटरेस्ट का बात होता है। ठीक है, इंटरेस्ट के लिए होता है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली डिवेंचर के केस में भी देखो, डिवेंचर भी सेफ है, ऐसा नहीं कि सेफ नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी बंद होता है तो सबसे पहले गर्म आ रहा है ना, देखो एक बंद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो क्या होता है कि कंपनी मतलब अगर हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो हमारा बैंकिंग सिस्टम अच्छा है तो बोल सकते हो ज्यादा सेफ है। ठीक है, ये कंपनी में भी अनसेफ कुछ नहीं है। अगर कंपनी बंद होता है तो सबसे पहले किसको पे किया जाएगा? डिवेंचर वाले को। उसके बाद किसको पे किया जाएगा? प्रेफरेंस वाले को। उसके बाद इक्विटी। लेकिन कंपनी के पास कुछ होना चाहिए तभी ना वो पे करेगा। ऑब्वियसली पे का रूल्स बता रहा है, लेकिन पे करने के लिए कुछ होना तो चाहिए तब पे करेगा। यहाँ पर हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। मतलब कंपनी जब डिवेंचर इशू कर चुकी है तो उस डिवेंचर को कैसे रीपे करना है। जैसे लोन ले लिया तो लोन कभी ना कभी तो रीपे करना पड़ेगा। 5 साल का लोन लिया है तो 5 साल बाद लोन नहीं देना पड़ेगा। अब क्या होता है, अगर हम लोग का लोन का ईएमआई है तो हमारा वो पेमेंट कैसे होता है? ईएमआई में होता है, मतलब मंथली होता है। लेकिन मान लो कुछ वन वन टर्म लोन होता है। वन टर्म लोन भी होता है, जैसे आज लोन ले लिया, 1 साल बाद उसको रिटर्न करना है विद इंटरेस्ट, ऐसा भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्म लोन। ठीक है, लेकिन जैसे होम लोन वगैरह कैसा होता है पता है? होम लोन वगैरह में अभी होम लोन ले लिया, बाद में पैसा रिटर्न करना, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो तो काफी बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, मान लो किसी का एक 30 लाख का होम लोन है। ठीक है, तो क्या वो 30 लाख का अमाउंट बाद में रिटर्न करेगा? ये उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो वो कैसे रिटर्न करेगा? थोड़ा थोड़ा करके उससे पैसा लिया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग लोन का अलग अलग सिस्टम होता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। मतलब डिवेंचर यानी पब्लिक से लिया गया लोन कंपनी पब्लिक को कैसे रिटर्न करेगी, उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट लिख लो क्योंकि थियोरेटिकली भी काम आएगा, और अगर तुम लोग को मतलब तो सम्स करना है तो उसमें भी काम आएगा। पहले लिखो, ए डिवेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट। अभी कुछ देर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो फिर तुम लोग उस मेंटेलिटी में रहो, नहीं तो सोचोगे खाली लिख रहे हैं। जरूरी है। ठीक है, ए डिवेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय ए कंपनी, इशूड बाय ए कंपनी। कंपनी को हम सी ओ डॉट लिख देते हैं, अंडर एक्नोलेजिंग acknowledging a debt and containing provisions regards
रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है हम लोगों ने, पहला पॉइंट ये लिखा है कि ए डिवेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है? ये इंस्ट्रूमेंट मतलब नॉर्मल कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग अपने बिजनेस में पैसा जो है जुगाड़ कर सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो ए डिवेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय ए कंपनी, सिर्फ कंपनी ही डिवेंचर इशू कर सकती है, कोई और नहीं। अंडर एक्नॉलेजिंग ए डेब्ट, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इशू करने से कंपनी का क्या रेज होता है? डेब्ट यानी लोन रेज होता है। एंड कंटेनिंग प्रोविजंस, और जब भी कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो उसमें ये लिख देती है कि ये पैसा कब वो रीपे करेगी और कितना प्रिंसिपल देगी और कितना इंटरेस्ट देगी। मतलब मान लो बोल दिया 10% डिवेंचर 100 रुपीज, इसका मतलब है कि अगर कंपनी 100 रुपए लोन ले रही है किसी भी पब्लिक से, एक मान लो एक डिवेंचर का वैल्यू, तो उसे कितना इंटरेस्ट देगी? 100 रुपए पे 10%। अब 10% कब देगी? क्या ईयरली देगी या फिर मंथली देगी? वो सब बोल दिया जाता है। मतलब ये टर्म बताना पड़ेगा कि 10% पर एनम है या फिर 10% जो है पर मंथ है, क्या है, सारी चीजों को बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि प्रिंसिपल को कैसे रीपे करेंगे और इंटरेस्ट को कैसे रीपे करेंगे, ये सभी चीज बोलना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, अंडर सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी में इशू डिवेंचर with an option to convert such debenture into shares, either wholly or partly at the time of redemption. देखो ये रूल्स पहले नहीं था, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 नया है, समझ में आ रहा है, 2013 में आया है ये वाला एक्ट, उसके पहले दूसरा एक्ट फॉलो होता था। तो बोल रहा है कि उसमें जो सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 है, वहां पर बोला है कि कंपनी जो डिवेंचर इशू करती है उसमें कंपनी के पास एक ऑप्शन रहता है। देखो लोन है तो लोन का पैसा रीपे करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कंपनी क्या कर सकती है, डिवेंचर होल्डर को बोल सकते हैं, मान लो इनसे 100 रुपए का लोन लिया है, किसने लिया है? कंपनी ने लिया है। अब मान लो कंपनी ने बोला था हम 1 ईयर बाद आपको लौटा देंगे 110 रुपीज, मतलब कितना इंटरेस्ट दे दिया? 10 रुपीज, मान लो ऐसा बोला है। लेकिन कंपनी ऐसा भी बोल सकती है आपका ये 100 रुपए का डिवेंचर जो है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? शेयर में। ठीक है, शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। अब नॉर्मली इक्विटी होता है, इक्विटी लोग लेना चाहेगा, ठीक है, अब प्रेफरेंस भी हो सकता है, लेकिन शेयर में कन्वर्जन का बात आ रहा है। अब मान लो पूरा भी कन्वर्ट कर सकती है, आधा भी कर सकती है। मान लो कंपनी का शेयर 50 रुपीज का चल रहा है, तो कंपनी बोलेगी आपके डिवेंचर पे हम 50 रुपीज आपको दे देंगे और बाकी बचे 50 रुपीज के बदले क्या दे देंगे? एक शेयर दे देंगे। तो ये हो गया कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, अब ये कन्वर्टेबल डिवेंचर लेना है नहीं लेना है वो तो देखो पब्लिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि पब्लिक को वो लेना है कि नहीं लेना है। गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग मैम। देखो अब ये जो रूल्स है ये कंपनी जब इशू करेगी तभी बता देगी कि रिडेम्पशन कैसे होगा, कन्वर्जन के थ्रू होगा कि नहीं बता देगी। अब किसी को लेना है तो वो लेगा, नहीं लेना है तो नहीं लेगा। तो ये भी एक ऑप्शन होता है जो पहले नहीं होता था, कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद से ये वाला चीज फॉलो होता है। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट और एक पॉइंट लिखो, सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 फर्दर प्रोवाइड no company can issue debenture which carry any voting right.
तो वोटिंग राइट नॉर्मली किसका होता है, इक्विटी, प्रेफरेंस या डिवेंचर? इक्विटी का होता है, ठीक है। प्रेफरेंस का भी वोटिंग राइट जनरेट होता है, कब होता है, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड 2 साल या उससे ज्यादा ड्यू हो गया है तो ऑटोमेटिकली उनका वोटिंग राइट जनरेट होता है, ठीक है। नॉर्मली नहीं होता है। अगर कंपनी का वोटिंग राइट्स कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड एरियर कर चुकी है 2 साल के लिए या उससे ज्यादा के लिए, तो कभी कभी क्या होता है, वोटिंग राइट जनरेट होता है। लेकिन डिवेंचर का तो कोई वोटिंग राइट नहीं, क्यों वोटिंग राइट होगा, इन्होंने तो लोन दिया है, ठीक है। लोन वालों का क्या हक है हमारे कंपनी में डिसीजन लेने का, इनको तो इंटरेस्ट मिलता है। तो बोल रहे हैं कि कभी भी वोटिंग राइट्स वाला डिवेंचर इशू नहीं होता है, ये तो हम लोगों को पता है। लेकिन लिखा कहां पर है, सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 में। इससे तुम लोग का देखो एमसीक्यू वगैरह में भी आएगा तो याद रखना पड़ेगा, तो स्पेशल पॉइंट हम बता दे रहे हैं, ठीक है, जो हमें याद रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे रूल 18 ब्रैकेट में 1 ऑफ कंपनीज, ब्रैकेट में लिखो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, ब्रैकेट क्लोज करके रूल 2014, ठीक है। 2014 का एक रूल्स है जहां पर शेयर कैपिटल और डिवेंचर के बारे में कुछ बताया गया है, जिस रूल्स का नाम है रूल 18(1), और रूल बना कब था, 2014 में। अच्छा, रूल्स क्या है, पहला रूल्स लिखो, बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर, a company should appoint a debenture trustee, a debenture trustee। अच्छा, पहला रूल्स क्या बोल रहा है, बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, जैसे तुम लोग कहीं पर किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने, बेसिकली कॉलेज वगैरह में जाते हो तो क्या पकड़ा देता है, पहले एक प्रोस्पेक्टस पकड़ा देता है ना, क्या क्या टीचर कौन है, कौन क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है, क्या लैब है नहीं है, ये सब। तो फिर कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसका भी तो प्रोस्पेक्टस होता है, तो डिवेंचर इशू करती है उसको भी प्रोस्पेक्टस या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑफर लेटर, की देख लीजिए आपको डिवेंचर लेने पे ये सब मिलेगा, आपको लेना है नहीं लेना है अपना मर्जी है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कंपनी को क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, एक डिवेंचर ट्रस्टी। अब ट्रस्टी का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट से ट्रस्टी आया, ट्रस्ट मतलब जिसपे हम लोग विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कंपनी मान लो ऐसा भी तो कर सकती है फ्रॉड की, डिवेंचर इशू करवा दी और पैसा लेके भाग गई, बंद कर दी, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जिन्होंने डिवेंचर लिया उनका तो लॉस हो जाएगा, तो इसीलिए तो लोग डरते हैं ना, कंपनी में पैसा नहीं लगाते हैं। तो वो सब तो देखो छानबीन करके पैसा लगाना चाहिए, कोई भी अरे गरे कंपनी में लगा दोगे तो लॉस तो होगा, पहले देखना पड़ेगा ना सेबी रेगुलेटेड है नहीं है, फ्रॉड तो बहुत कुछ हो रहा है। तो बोल रहा है कि देखो कंपनी अगर किसी भी तरीके से डिवेंचर होल्डर के हित में काम नहीं कर रही है कि नहीं कर रही, वो देखने के लिए एक मिडिल मैन को रखा जाता है, ठीक है। वो मिडिल मैन कौन है, डिवेंचर ट्रस्टी। एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, ठीक है, जहां पर कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाएगा जिसको बोला जाता है डिवेंचर ट्रस्टी। उनका काम क्या है, उनका काम है हमेशा ये देखना कि कंपनी कहीं डिवेंचर होल्डर को कुछ मतलब धोखा तो नहीं दे रही है, उनका लॉस तो नहीं करवा रही है, मतलब उनको ऐसा तो नहीं कर रही है कि मेरा प्रॉफिट नहीं, इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा, ऐसा बोल रही है और खुद में प्रॉफिट बांट रही है, ऐसा तो कुछ नहीं कर रही है। तो बेसिकली मॉनिटर करना पड़ेगा, तो मॉनिटर करने के लिए जो मतलब एक ट्रस्ट बोर्ड बनाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवेंचर ट्रस्टी। और ये कौन अपॉइंट करता है, कंपनी को ही करना पड़ता है, कंपनी ही अपने कुछ लोगों को जो है डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं, जो बेसिकली हमेशा ये देखते रहते हैं कि डिवेंचर होल्डर का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। देखो लॉस गेन का बात नहीं, अन्याय नहीं होना चाहिए, बात ये है, ठीक है। लॉस नहीं होना चाहिए तो इनको कोई गेन थोड़ी ना करवा देंगे, जो मिलना है वो मिल रहा है कि नहीं वो देखना है, ठीक है। तो डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना जरूरी है, रूल्स बनाया गया क्योंकि इसके पहले धोखा वोखा होता था, इसीलिए देखो रूल 2014 में बोला कि डिवेंचर ट्रस्टी बनाना मैंडेटरी, ठीक है। अच्छा, फिर सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट में लिखो कंपनी शुड एग्जीक्यूट डिवेंचर ट्रस्ट डीड विद इन 60 days
ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। देखो अब थोड़ा सा रूल को और भी टफ कर दिया, सिर्फ ये नहीं बोल के छोड़ दिया कि डिवेंचर ट्रस्टी बनाना जरूरी है, बोल रहा है कि जैसे ही आपका डिवेंचर अलॉट कर दोगे आप, उसके 60 डेज के अंदर वो डिवेंचर ट्रस्टी बोर्ड बनना चाहिए, और वो बोर्ड बनने के लिए जो डीड बनेगा, ठीक है। मैम अच्छे में बोलो, আমি শুনতে পেলাম না কথা, কেটে গেল। मेरे আগের পয়েন্টটা কি ছিল? আগের পয়েন্টটা কি ছিল একটু देखो, तो वही बोल रहे थे कि डिवेंचर ट्रस्टी तो बना, हाँ ट्रस्टी तो बनाना ही पड़ेगा, और ट्रस्टी बनाने के लिए एक डीड होगा, क्योंकि देखो ओरली तो कुछ आजकल एग्जीक्यूट होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि किसी के बात का जो है वैल्यू आज नहीं रहा, ठीक है। इसीलिए तो सारी चीज में क्या निकल के आ रहा है, रिटन, ठीक है, कागज, हर चीज का क्या होना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट के बिना हम लोग कोर्ट में जाके कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते, तो डीड बनना जरूरी। डीड का मतलब रूल्स रेगुलेशंस को जब हम लोग एक पेपर में लिख लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डीड बोलते हैं, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप का जो भी रूल्स होता है वो ओरली भी चलता है आज भी, लेकिन अगर हमें उसे लिखना है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, लिख लेने से वो क्या बन जाता है, पार्टनरशिप डीड बन जाता है, ठीक है। डीड का बेनिफिट ये होता है कि ये, डीड का बेनिफिट ये होता है कि ये हमें क्या कर सकता है, लीगली हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई भी मतलब डिस्टर्ब हुआ तो हम लोग इसको लेके कोर्ट में जा सकते हैं। अगर ऐसे डिवेंचर होल्डर को लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ये हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो अगर डीड नहीं है, ओरली कोई वैल्यू नहीं, कैसे प्रूव करेंगे कि हमारे साथ कुछ, मतलब लिखा हुआ होना चाहिए, इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, इतना नहीं मिला, वो सब लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो मेन बात ये है कि 60 डेज के अंदर बन जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट लिखो, मैक्सिमम लाइफ ऑफ, maximum life of secured debenture, secured debenture should not exceed 10 years, ठीक है। सिक्योर्ड डिवेंचर का मतलब क्या होता है, सिक्योर्ड लोन का जो मतलब होता है वही सिक्योर्ड डिवेंचर का मतलब होता है। मतलब जब हम लोगों ने लोन दिया था, पब्लिक से लोन लिया था, सॉरी कंपनी ने जब पब्लिक से लोन लिया था, तब कंपनी ने अपना कोई एसेट को क्या रखा था, मॉर्गेज रखा था, तो वो क्या होता है, सिक्योर्ड। अब मान लो कंपनी बाई चांस लोन नहीं पे कर पा रही, मान लो मैंने बैंक से लोन लिया, अब हम बैंक का लोन पे नहीं कर पा रहे, और मैंने अपना एक जो है जमीन गिरवी रखा था, तो अब बैंक क्या करेगा, आके वो जमीन बेचेगा, ठीक है, टाइम लगेगा, जमीन बेचेगा, जमीन बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा, तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड, मतलब मॉर्गेज रखना। तो अगर डिवेंचर भी अलग अलग तरीके का होता है, जिसमें सिक्योर्ड डिवेंचर भी होता है, अगर कोई सिक्योर्ड डिवेंचर है तो उसका लाइफ मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 ईयर्स, उससे ज्यादा का टाइम के लिए कंपनी सिक्योर्ड डिवेंचर इशू नहीं कर सकता। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ ऐसे कंपनी है जिनको छूट दिया गया है कि आप सिक्योर डिवेंचर इशू करो, लेकिन 10 ईयर से ज्यादा के लिए। ऐसा कौन सा कंपनी है, पहला लिखो, ऐसे 4 कंपनी है, एक लिखो कंपनी इन्वॉल्व इन सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर सेकेंड लिखो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, जैसे कि एनबीएफसी, और कंपनी परमिटेड बाय सीजी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। और एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, कंपनी या कॉर्पोरेशन शायद पूरा नाम।
वो बता देते हैं। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग, ये तो लिख लो, ये तो मुझे पता ही है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, एक्चुअली कंपनी, कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लिख लो, नहीं पता है तो लिख लो नॉन, एक ही बात है। कॉर्पोरेशन भी मतलब भी कंपनी है, लेकिन अब ये लोग क्या यूज करते हैं सी के लिए वो तो हमें पता होना चाहिए ना, इसलिए नॉन बैंकिंग, बात तो एक ही है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल यहाँ पर हो जाएगा कंपनी, ठीक है। अच्छा, आरबीआई का मतलब तो पता है तुम लोग को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीजी का मतलब मैंने लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और एनएचबी का मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक, लिख लो, ये कुछ फुल फॉर्म लिख लो। फिर हम बताते हैं क्यों इन्हें छूट दिया गया है। नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, इन्हें क्यों छूट दिया गया है, देखो बोल रहा है कि अब मान लो कि कोई बिजनेस के लिए लोन ले रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो लोन कैसे, लोन का इंटरेस्ट कैसे पे करेगा। बिजनेस चलेगा, बिजनेस से इनकम होगा, इंटरेस्ट कहाँ से कोई भी पे करता है, प्रॉफिट से। कोई भी इंसान प्रॉफिट से ही करेगा, चाहे वो कंपनी हो, पार्टनरशिप हो या फिर इंडिविजुअल काम कर रहा हो। अब बोलो अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कोई छोटा मोटा चीज है, ठीक है, जैसे मान लो डैम बना रहा है, मॉल बना रहा है, तो काफी टाइम लगता है इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजों को बनने में। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है वो चीज बनेगा, बनने के बाद वो उसे बेचेगा, बेचने के बाद उसका प्रॉफिट होगा, तब तो जाके वो लोन का अमाउंट पे करेगा। इसीलिए इनको छूट दिया गया है कि आप जो है सिक्योर डिवेंचर 10 ईयर्स से ज्यादा के लिए आप इशू कर सकते हो, और इनका जो है मैक्सिमम कितना है, आई थिंक 30 ईयर्स, हाँ मैक्सिमम लाइफ है 30 ईयर्स, ये सबका यहाँ पर लिख लो, मैक्सिमम 30 ईयर्स, ठीक है। मैक्सिमम 30 ईयर्स के लिए ये लोग डिवेंचर, सिक्योर डिवेंचर इशू कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनका जो काम है वो काम को एग्जीक्यूट करके प्रोडक्ट को बिकने में, फिर उस पैसे को रिकवर होने में टाइम लगता है, ठीक है, इसीलिए इनको छूट दिया गया है। तो कंपनी इन्वॉल्व इन सेटिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको भी टाइम दिया गया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी मतलब ऐसा कंपनी जो इन लोगों को पैसा देता है, फाइनेंस करता है, तो इनको भी छूट दिया गया है, क्योंकि ये भी तो इसी से रिलेटेड है। सेम इम्पैक्ट इन पे भी आएगा, क्योंकि ये फाइनेंस तो कर देगी ऐसे कंपनी को, लेकिन ऐसा कंपनी पैसा कब रिटर्न करेगी, जब वो अपना प्रोडक्ट बेच पाएगी तभी करेगी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, जैसे कि कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उनको भी अलाउड है कि वो मैक्सिमम 30 ईयर्स के लिए सिक्योर डिवेंचर इशू कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कोई कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको परमिशन है कि आप 30 ईयर्स तक के लिए, ये लेकिन मैक्सिमम अप टू 30 ईयर्स, ठीक है, कम के लिए भी हो सकता है, लेकिन इनके पास और भी टाइम लिमिट एक्स्ट्रा हो रहा है। तो सीजी, आरबीआई और एनएचबी रेकमेंडेड कंपनी जो है सिक्योर डिवेंचर इशू कर सकती है मोर देन 10 ईयर्स के लिए अप टू 30 ईयर्स तक। समझ में आया ये वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे 4th नंबर पॉइंट, नो लिमिट फॉर, नो लिमिट फॉर अनसिक्योर्ड डिवेंचर। अगर कोई अनसिक्योर्ड डिवेंचर है, इसके लिए कंपनी अकाउंट्स में कोई रूल्स नहीं है कि अनसिक्योर्ड डिवेंचर कितने दिन के लिए इशू हो सकता है, इसके लिए पर्टिकुलर कोई रूल्स के बारे में हमें नहीं बताया गया। अनसिक्योर्ड मतलब जिसके अगेंस्ट में क्या नहीं है, कोई कुछ मॉर्गेज नहीं है, और इसको अकाउंट्स के लैंग्वेज में चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। मॉर्गेज रखने को क्या बोलते हैं, चार्ज, ठीक है, इसको चार्ज बोलते हैं कि मेरे इस एसेट पे चार्ज है, मतलब वो एसेट मॉर्गेज है। फिर लिखो सिक्योर्ड डिवेंचर, secured debenture should be secured by। तो किस तरीके के एसेट से हम लोग अपने डिवेंचर को सिक्योर कर सकते हैं, दो तरीके के एसेट से, मूवेबल, इमूवेबल, दोनों तरीके के प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। लिखो मूवेबल, इमूवेबल, इमूवेबल, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये डेस्क को मॉर्गेज रख दिया, तो ये मूवेबल है, ठीक है। लेकिन मान लो मैंने ये पूरे घर को मॉर्गेज रख दिया, ये जो रूम है इसको मॉर्गेज, तो ये इमूवेबल है, ठीक है। तो मूवेबल इमूवेबल दोनों ही सिक्योरिटी के तौर पे यूज किया जा सकता है, इसका कोई रूल्स नहीं है, हम लोग जैसा एसेट चाहे कर सकते हैं। फिर 6 नंबर पे लिखो, चार्ज ऑन सच, चार्ज ऑन
such should be created in favor of डिवेंचर ट्रस्टी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैंने भी बोला ना, चार्ज का मतलब मॉर्टगेज। मॉर्टगेज जो है वो क्या होना चाहिए, वो डिवेंचर ट्रस्टी के फेवर में होना चाहिए। मतलब डिवेंचर ट्रस्टी के फेवर में होने का मतलब ही डिवेंचर होल्डर के फेवर में होना, क्योंकि उनका सारा काम मेंटेन कौन करे। अब डिवेंचर होल्डर अलग अलग है, सब अपना अपना बात बोलते जाएंगे। जैसे यूनियन होता है ना फैक्ट्री में, अब एक एक लेबर अपना बात जाके मालिक को बोलेगा, वो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या बनाया जाता है, यूनियन, एक लीडर बनाया जाता है जो सभी का प्रॉब्लम सुनता है, फिर उसका जिस्ट निकालता है, फिर जाके मालिक को बोलता है। तो डिवेंचर ट्रस्टी का भी वही है, ठीक है, कि वो क्या करेगा, डिवेंचर होल्डर से सुन लेगा पहले कि क्या करने से ठीक है, फिर उसका एक जिस्ट निकालेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं जो चार्ज लगेगा, मतलब जो मॉर्टगेज होगा, वो किसके फेवर में होना चाहिए, डिवेंचर ट्रस्टी के, मतलब बेसिकली डिवेंचर होल्डर के फेवर का ही बात हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो, सच एसेट्स कैन बी, किस तरीके का एसेट जो है मॉर्टगेज रखा जा सकता है। मूवेबल इमूवेबल तो पढ़ लिया हम लोगों ने। और इसके बाद भी लिखो, द कंपनी इटसेल्फ, कंपनी अपना एसेट को जो है मॉर्टगेज रख सकती है। इट्स होल्डिंग कंपनी, कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी का एसेट भी मॉर्टगेज रख सकती है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे लिखो, इट्स सब्सिडियरी कंपनी, कंपनी अपने सब्सिडियरी कंपनी का एसेट भी मॉर्टगेज रख सकती है। और फोर्थ लिखो, इट्स एसोसिएट कंपनी। ठीक है, तो कंपनी किसका किसका एसेट जो है मॉर्टगेज रख सकती है, खुद का जो एसेट है वो रख सकती है, उसका कोई होल्डिंग कंपनी है उसका एसेट भी मॉर्टगेज रख सकती है, उसका कोई सब्सिडियरी कंपनी है, उसका कोई एसोसिएट कंपनी है, सभी का एसेट कंपनी को मॉर्टगेज रखने के लिए परमिशन दिया गया है। ठीक है, अच्छा, अब ये ओवरव्यू तो थोड़ा सा हम लोग का हो ही गया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही लिखवाया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि डिवेंचर कितने तरीके से रिडीम किया जा सकता है। तो पेज के बीचों बीच लिखो, डिवेंचर में बी रिडीम्ड बाय, डिवेंचर में बी रिडीम्ड बाय, डिवेंचर कितने तरीके से रिडीम किया जा सकता है। तो 4 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके हिसाब से जगह है, बस छोटा छोटा ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, लेकिन 4 पॉइंट होगा। पहला लिखो, बाय गिविंग स्पेसिफिक नोटिस, सेकेंड में लिखो एनुअल ड्राइंग्स, फिर लिखो आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर, और उसके बाद लिखो एनी टाइम आफ्टर फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर, आफ्टर फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर। बताते हैं, चारों मेथड का मतलब हम समझाते। देखो, पहले बोला है बाय गिविंग ए नोटिस, ये देखो तुम लोग पढ़ के खुद भी समझ सकते हो। मतलब कंपनी एक नोटिस प्रोवाइड कर देगी अपने डिवेंचर होल्डर को कि हम लोग इतने तारीख को जो है डिवेंचर रिडीम करने वाले हैं। ठीक है, मतलब बता देगी, इन्फॉर्म कर देगी। ठीक है, और उसके बाद वो डिवेंचर रिडीम करना स्टार्ट कर देगी। फिर एनुअल ड्रॉइंग्स, एनुअल मतलब ईयरली कुछ कुछ अमाउंट का डिवेंचर रिडीम, जैसे मान लो कंपनी के पास 200 लाख का डिवेंचर है। ठीक है, कंपनी को 200 लाख जो है रिडीम करना है, लेकिन कंपनी बोल रही है हम एक बार में नहीं कर सकते, हम ये अमाउंट रिडीम करेंगे 5 साल में। तो पर ईयर कितना करके करेंगे, 40 लाख करके। ठीक है, तो एनुअल ड्रॉइंग्स मतलब 40 लाख ऐसे करके पर ईयर में रिडीम कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस जो है वो अपना सकती है आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। अब कंपनी ऐसा बोल सकती है कि आज डिवेंचर इशू हुआ है, ठीक है, मान लो ये 1 अप्रैल को डिवेंचर इशू हुआ है 2024, आफ्टर जो है आफ्टर 3 इयर्स हम लोग रिडीम कर देंगे। ठीक है, तो आज के बाद 3 साल बाद वो रिडीम कर देगा, ऐसा कंपनी बोल रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है एनी टाइम आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ ईयर, मतलब कंपनी बोल देगी 5 साल बाद। ठीक है, आफ्टर 5 इयर्स हम लोग कभी भी कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एक है तो ये बताना पड़ेगा कितने साल बाद रिडीम होगा, ये बोल रहा है कि 3, ये मान लो बोल दिया 3 साल बाद रिडीम होगा। ये वाला कंसेप्ट क्या है,
3 साल बाद कभी भी रिडीम हो सकता है, ठीक है, 3 साल बाद कभी भी रिडीम हो सकता है, और ये मुझे बता रहा है कि 3 साल बाद रिडीम होगा। तो ये 4 तरीके से कंपनी जो है अपना मतलब डिवेंचर को रिडीम करवा सकती है, ठीक है, ये समझ में आ गया। एक नोटिस देके, एक एनुअली ड्राइंग्स करके, एक ये बता के कि 3 साल बाद रिडीम करेंगे, एक ये बता के कि 3 साल बाद कभी भी रिडीम करेंगे, एनी टाइम आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स, ये हो सकता है। अच्छा, अब लिखो मेथड्स जो तुम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लिखो मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। मेथड भी 4 तरीके के लिए 4 मेथड होगा, ठीक है, तो 4 मेथड का नाम लिखेंगे। ऐसे ही जगह लगेगा, जितना अभी जगह लगा था ना उतना ही लगभग जगह लगेगा। तो पहला लिखो पेमेंट इन लमसम, पेमेंट इन लम मैम।
रुको इलेक्ट्रिसिटी चला गया, तुम लोग ऑन किए हो? रुको एक सेकंड लिंक भेजते हैं, देखते हैं कितना देर हो पाता है। थोड़ा सा भी नेटवर्क नहीं आ जाएगा, मुझे लगता है 5-10 मिनट अगर चलेगा तो। मैम हमारे यहाँ पे लाइट कट गया ना अभी कुछ देर पहले। साउंड बंद कर दो, नहीं तो मेरा आवाज जाएगा। मेरा आवाज तो तुम लोग सुन पाओगे, लिख लेना, एटलीस्ट लिखने वाला काम हो जाएगा, और तब तक अगर करंट आ जाता है तो समझ करेंगे। हर्ष ने ज्वाइन किया है। बाकी किसी का भी नेटवर्क नहीं, सॉरी नेट नहीं है। ऋषिता, रवि ज्वाइन कर चुका है। साउंड बंद करो। म्यूट कर दो साउंड, तब ठीक रहेगा। सो अच्छा, शुभंकर कुत्ते पाए बनाने के एटलीस्ट लिख लेते जितना लिखना था, उसके बाद अगर ज्यादा डिले होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मोबाइल में भी ज्यादा नेट नहीं है, देखते जितना। शुभंकर পড়ছো না, শেয়ার করছি। अच्छा ठीक है, चलो लिखो, एटलीस्ट लिखना तो हो जाएगा। पेमेंट इन लमसम, फिर लिखो पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। हम बोल रहे हैं, तुम लोग वो सुन सुन के लिखो, ठीक है। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, परचेज इन ओपन मार्केट। ये देखो, ये सब याद रहेगा, है ना, ऐसा करके लिख रहे थे। फॉर इमीडिएट, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए, फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। रोज एक जैसा पढ़ के चले जाओगे, कुछ भी नहीं याद रहेगा, ये वाला क्लास याद रहेगा। अच्छा अब लिखो, बाय कन्वर्जन इनटू शेयर। अच्छा देखो, पेमेंट इन लमसम, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, परचेज इन ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर। पेमेंट इन लमसम का मतलब होता है, देखो ये वाला पॉइंट, देखो आ गया, मैंने बोला ना आ जाएगा। रुको अभी तुम लोग रहो, नहीं तो ये आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी थोड़ी देर रहो, इसी में आने में टाइम लगेगा, तब ऑन करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर, अच्छा लगे, ये देखो पेमेंट इन लमसम, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, परचेज इन ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, और बाय कन्वर्जन इनटू शेयर। कन्वर्जन इनटू शेयर को तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अलग से देखा ही था ना, कि इसका नया रूल्स आया है कि हम लोग रिडीम करना चाहते हैं तो डिवेंचर वाले को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। परचेज इन ओपन मार्केट का मतलब क्या होता है, देखो जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो वो मतलब मार्केट में इशू हो गया, मतलब पब्लिक को इशू कर दी ना। अब कंपनी चाहे तो अपना डिवेंचर खुद ही अपने डिवेंचर होल्डर से परचेज कर सकती है, मतलब उसको लोन कैंसिल करना है तो अपने डिवेंचर होल्डर से उसको परचेज करके फिर क्या कर सकती है,
कैंसिल कर सकती है, ठीक है। मतलब अपना ही डिवेंचर खुद ही परचेस करेगी लोन का। कैसे करेगी? उनको पे कर देगी टाइम से पहले, पे कर देगी, पे करके कैंसिल कर सकती है। ये हो सकता है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, मतलब जैसे तुम लोग कुछ भी इंस्टॉलमेंट में खरीदते हो तो कैसे पेमेंट करते हो? कैसा होगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो फिर यहाँ पर नेक्स्ट ये वाला पॉइंट क्या था? पेमेंट इन लमसम। पेमेंट इन लमसम का मतलब क्या है? पेमेंट इन लमसम का मतलब होता है कि जब पूरा पैसा मान लो 5 साल बाद कंपनी का डिवेंचर था और कंपनी पूरे 100 लाख का डिवेंचर 5 साल बाद पूरा पे कर देगी, मान लो 11 लाख एग्जाम्पल के तौर पे इंटरेस्ट के साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट इन लमसम, ठीक है। तो चारों मेथड का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझ में आएगा। और यही सारे मेथड के साथ हमें क्या करना पड़ेगा पता है? क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो रिडेम्पशन पढ़ने वाले हैं ना। एक सेकेंड, RLG 47D, RLG 47D, ठीक ही तो लिखा है। RLG 47D, RLG 47D। नेट नहीं आया है, वो ब्रॉडबैंड वाला, इस वजह से नहीं हो रहा। ठीक है, थोड़े देर में हो जाएगा। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है। तुम लोग हो ना अभी, ठीक है, मतलब ज्वाइन करके रख लो ना, तो देख पाओगे क्या लिखना है। अब एक हेडिंग करो, अब एक टेबल बनाएंगे हम लोग। लिखो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट रूल 18। रूल 18 है, ठीक है, रूल का नाम है रूल 18 ऑफ कंपनीज। ब्रैकेट में लिखो शेयर एंड डिवेंचर, शेयर एंड डिवेंचर amended rule 2014, ठीक है। amended rule सॉरी 2000, ये 19 होगा, 2019, हाँ। तो इसमें रूल्स क्या है? कॉलम बनाना पड़ेगा, टोटल 4 कॉलम, ठीक है। यहाँ पर लिखो 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 कॉलम के नीचे नीचे हमें क्या लिखना है? पहले वाले कॉलम के नीचे लिखो ऐसे करके, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखो, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, हम नेट कनेक्ट कर लेते हैं ब्रॉडबैंड वाला, तो तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी।
কানেক্ট হয়েছে এক সেকেন্ড। হুম, করছি করছি, খুলছে না, স্লো চলছে সব কিছু। थोड़ा सा वेट करो, वीकास्टটা ওপেনই হচ্ছে না। এটা কি কাস্ট হতে দেরি লাগবে নাকি? হ্যাঁ কাস্ট করছি তো। ও অ্যালাউ करना पड़ेगा। हाँ हो गया, হয়ে গেছে হয়ে গেছে। ঠিক আছে ঠিক আছে। হুম হুম, ঠিক আছে রাখছি, হয়ে গেছে। ठीक है चलो। दिमाग खराब है, एक बार ज्वाइन हो रहा है लेकिन। अच्छा देखो तो बैंक, ठीक है, यहाँ पर लिखो बैंक। बैंक के बाद लिखो इसके नीचे AIFI। AIFI रेगुलेटेड बाय RBI, रेगुलेटेड बाय RBI, ठीक है। हम एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। रिकॉर्डिंग ऑन है, स्क्रीन भी ठीक है। अब नेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पर लिखो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये 2 पॉइंट के नीचे लिखो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन। इसके बाद लिखो यहाँ पर 2-3 पॉइंट लिखना पड़ेगा, उस हिसाब से जगह रखो। यहाँ पर लिखो लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, और इसके नीचे 3 पॉइंट लिखेंगे, छोटा छोटा ही लिखेंगे, 3 पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो NBFC, दूसरा लिखो HFC, तीसरा लिखो अदर, ठीक है। और फोर्थ नंबर में लिखो अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। इसमें भी 3 पॉइंट होगा, सेम 3 पॉइंट होगा, NBFC, HFC और अदर, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे ना बॉक्स के अंदर कर लो। तो यहाँ पर लिखो DRR और यहाँ पर लिखो DRI, अभी लिख लो, हम समझा देंगे क्या है, ठीक है। DRR का मतलब होता है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। देखो तुम लोग ऊपर जो बॉक्स बना है ना, उसमें देखोगे तो मैंने लिखवाया है, देखो क्या लिखा है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, मतलब डिवेंचर को रिडीम करने के लिए DRR क्रिएट करना पड़ता है। ये सब रूल्स है, तो वो हम लोग पढ़ लेंगे, रूल्स क्या है कि क्या करना पड़ता है और कौन सी कंपनी को कितना DRR बनाना पड़ेगा, वो सब डिटेल्स हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। एक कंपनी को बनाना पड़ता है DRR, दूसरा बनाना पड़ता है DRI, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा अब DRR कौन बनाएगा बोल रहा है, देखो अभी हम जैसे बोलेंगे ना वैसे तुम लोग याद रखोगे तो याद हो जाएगा। बैंक या AIFI रेगुलेटेड बाय RBI, RBI से रेगुलेटेड बात है, मतलब बैंक जैसा ही हो गया, ठीक है। ये AIFI होता है, आई थिंक ऑल इन, AIFI क्या होता है, रुको एक सेकंड, नाम भूल गए, फाइनेंशियली है लेकिन पूरा एग्जैक्ट नाम हम बताते हैं, देखो AIFI। मैम ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। शायद रुको हम देख लेते हैं। হ্যাঁ ওরকমই অল ইন্ডিয়া, এরকমই কিছু একটা নাম আছে AIFI। AIFI ফুল ফর্ম
बैंकिंग रिलेटेड, ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो बैंक का ना अलग एक्ट होता है, बैंक का जो पीएल बैलेंस शीट जो बनता है उसका भी अलग रूल्स। बैंकिंग कंपनी अगर डिवेंचर, मतलब बैंक अगर डिवेंचर इशू कर रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो बैंक के रूल्स में आता है। इसीलिए यहाँ पर डीआरआर बनाना है या नहीं बनाना है उसके बारे में बोला है कि कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। मतलब अगर कोई बैंक है या एआईएफआई रेगुलेटेड बाय आरबीआई है तो उसे डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है। और अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो उसका रूल्स क्या है, उसका रूल्स है सेम एज एनबीएफसी। एनबीएफसी का जो रूल्स है वो इसके ऊपर लागू होगा। तो देखो एनबीएफसी का रूल्स क्या है, एनबीएफसी के लिए बोला गया है कि अगर कोई लिस्टेड एनबीएफसी है उसे डीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा, अगर कोई लिस्टेड एचएफसी है उसे भी डीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा, और अगर कोई मतलब अदर, बैंक को डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत नहीं है। और अनलिस्टेड, अब देखो सेम एज एनबीएफसी हो गया, अब अनलिस्टेड कंपनी में अगर एनबीएफसी है उसे भी डीआरआर नहीं बनाना है, एचएफसी है उसे भी नहीं बनाना है, अदर अगर कुछ है मतलब अदर देन एनबीएफसी एचएफसी एंड अनलिस्टेड, इसका मतलब क्या हो गया, अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन वो एनबीएफसी भी नहीं है एचएफसी भी नहीं है तो उसे डीआरआर कितना बनाना पड़ेगा, 10%। अब ये रूल्स देखो, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रूल्स क्या था, सेम एज एनबीएफसी। तो एनबीएफसी का तो दोनों केसेस में क्या है, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, दोनों केसेस में डीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, क्रॉस, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं लगा बनाना पड़ेगा तो क्रॉस लगा दो, ठीक है। अब डीआरआई, डीआरआई का देखो, डीआरआई जो है बैंक का, क्योंकि मैंने पहले ही बोला इनका अलग अपना रूल्स रेगुलेशन है, तो बैंक के लिए ये भी ना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी वही लिखो सेम एज एनबीएफसी, एनबीएफसी पे जो रूल्स लगेगा अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे भी वही रूल्स लगेगा। तो लिस्टेड अगर कंपनी है और वो एनबीएफसी है तो उसे डीआरआई बनाना पड़ेगा कितना, 15%, यहाँ पर भी 15%, यहाँ पर भी 15%। लेकिन अगर अनलिस्टेड एनबीएफसी है तो नहीं लगाना, नहीं बनाना है, अनलिस्टेड एचएफसी है तो नहीं बनाना है, अनलिस्टेड अदर है तो बनाना है। रेट तो देखो दो ही है, डीआरआर का 10%, डीआरआई का 15%, लेकिन किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है उसका लिस्ट ऐसे देख लिया। अब इस पे अगर एनबीएफसी का रूल्स होगा तो एनबीएफसी का रूल्स लिस्टेड होने से 15% होगा, अनलिस्टेड होने से नहीं होगा, तो इस पे तुम लोग को दो बनाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। दो बना के क्या लिखोगे, लिस्टेड में लिखोगे 15% और अनलिस्टेड में क्या करोगे, क्रॉस लगा दोगे। तो हम यहाँ पर ना जगह नहीं हो रहा है, हम इस एरो को ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। लिस्टेड अगर है, लिस्टेड एनबीएफसी है और अगर अनलिस्टेड एनबीएफसी है तो क्या होगा, लिस्टेड अगर है तो क्या होगा बोलो, 15% बनाना पड़ेगा, और अगर अनलिस्टेड है तो क्या लगाएंगे, क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। तो आई थिंक याद रह जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर हमें हेल्प करेगा। वैसे क्वेश्चन में उतना याद रखना जरूरी नहीं, सिर्फ परसेंटेज याद रखने से होता है, लेकिन ये रूल्स तुम लोग को पता होना चाहिए। अब इसका समरी क्या निकल के आया, इसका समरी ये निकल के आया, डीआरआर कौन बनाएगा, इसका समरी कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर लिखो डीआरआर कौन बनाएगा, इसका मतलब यहां से देख के बोलो डीआरआर कौन बनाएगा, तो समरी बन जाएगा अनलिस्टेड अदर कंपनी, ठीक है, ओनली अनलिस्टेड अदर कंपनी। तो यहाँ पर लिखो डीआरआर कौन बनाएगा, अनलिस्टेड अदर कंपनी, कितना बनाएगा, 10%। बस ये यही याद रखने से तो पूरा बन गया ना, पूरा जो कैटेगरी है वो बन गया। सेकंड में लिखो डीआरआई कौन बनाएगा, देख के बताओ तुम लोग वहां से, लिस्टेड कंपनी सभी बनाएगा, ठीक है, चाहे वो एनबीएफसी हो एचएफसी हो या अदर हो, और अनलिस्टेड में कौन बनाएगा, अदर कंपनी। तो कितना परसेंट, 15%, सभी का परसेंटेज तो एक है, तो इसमें क्या लिखोगे, लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड अदर, अनलिस्टेड अदर कंपनी कितना बनाएगा, 15%, ठीक है। याद रह जाएगा कौन कौन बनाएगा, ये समरी से ही याद रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे डीआरआर जो बनेगा वो कैसे बनेगा, वो तो पता होना चाहिए। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, उसके लिए हम लोग 4 पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो हु हैज टू क्रिएट, हु हैज टू क्रिएट, हाउ मच, कितना क्रिएट करना पड़ेगा। फिर लिखो
क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। फिर लिखो when should DRR be created? When should DRR be क्रिएटेड? ये कुछ पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो कौन क्रिएट करेगा वो तो अभी अभी तुम लोगों ने खुद ही लिखा है। बोलो डीआरआर कौन क्रिएट करेगा? अनलिस्टेड अदर कंपनी, है ना? तो यहां पर लिखो अनलिस्टेड अदर्स। ठीक है, अनलिस्टेड अदर्स। मैम একদম রাইট সাইডে কি লিখেছেন when DRR created should be created when should DRR be created? अब यहाँ पर बोलो कितना क्रिएट करना पड़ेगा वो भी तो देगा। 10% लिखो, लेकिन 10% किसका? ठीक है 10% तो पता चल गया, बट उसका किस पे कैलकुलेट करेंगे वो पूछ रहे हैं। मैम এটা লিস্টেড না আনলিস্টেড লিখেছে? अनलिस्टेड। 10% ऑफ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग, मतलब मुझे डीआरआर क्यों क्रिएट करना है? क्योंकि मुझे अपने डिवेंचर को जब रिडीम करेंगे तो वहां से मुझे पैसा मिलेगा। मतलब हम लोग अपना रिजर्व क्यों बनाते हैं? कि जरूरत में उस पैसे को यूज कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कितना डिवेंचर का रिजर्व बनाना चाहिए? 10%। कितने का? जितना लोन है, मान लो मेरा 100 रुपए का लोन है तो मुझे कितना डीआरआर बनाना चाहिए? 100 रुपए का 10%। कितना हो जाएगा? 10। मतलब जितना मेरा लोन बाकी है उस पे 10% बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि ये डीआरआर कैसे बनेगा। ठीक है, डीआरआर कहां से बनेगा? तो मैंने लिख दिया है कहां से बनेगा, फ्री रिजर्व। फिर भी इसके नीचे लिख दो दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। ठीक है, फ्री रिजर्व का मतलब वो रिजर्व होता है ना जो हम लोग डिविडेंड बांट सकते हैं, जिससे वही तो हम लोग का फ्री रिजर्व होता है। डे टू डे के बिजनेस से जो हम लोग अर्न करते हैं। और एग्जांपल के तौर पे क्या क्या लिख सकते हो बोलो? पीएल, और क्या लिखोगे? जनरल रिजर्व, और लिख सकते हो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट बोला है व्हेन शुड डीआरआर बी क्रिएटेड? डीआरआर हमें कब क्रिएट करना चाहिए? एनी टाइम बिफोर रिडेम्पशन। लिखो एनी टाइम बिफोर रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के पहले कभी भी कंपनी जो है डीआरआर क्रिएट कर सकती है। ठीक है, इसके बाद सेम तरीके से हम लोग डीआरआई का रूल्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने डीआरआर देख लिया। नेक्स्ट पेज में, मतलब मेरा नेक्स्ट पेज हो रहा है, डीआरआई के लिए हम लोग ऐसे ही सेम 4 पॉइंट लिखेंगे। लिखो डीआरआई। डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, डीआरआई का मतलब। इसमें पहला पॉइंट हु हैज टू क्रिएट, कौन क्रिएट करेगा? हाउ मच, कितना क्रिएट करेगा? आउट ऑफ व्हाट, कहां से क्रिएट करेगा? और when should amount be invested? when should amount be invested? अब देखो ये डीआरआई का मतलब क्या है? जैसे मान लो तुम लोग को एक लैपटॉप खरीदना है, तुम लोग पैसा जमा कर रहे हो, पैसा रोज जो है थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रहे हो, वो क्या बना रहे हो? डीआरआर। मतलब तुम लोग क्या बना रहे हो? रिजर्व बना रहे हो कि कल जाके तुम लोग मोबाइल खरीदोगे। कंपनी क्यों रिजर्व बना रही है? क्योंकि फ्यूचर में उसे क्या करना है? लोन का अमाउंट यानी डिवेंचर का अमाउंट पे करना है। अब तुम लोग के पास मान लो जो पैसा हो रहा है वो तुम लोग घर पे रखोगे तो वो तो बढ़ेगा नहीं। अब मान लो जो पैसा तुम लोग हर रोज बचाते हो, मंथली जाके बैंक में जमा कर देते हो, एक एफडी कर ली हो। ठीक है, मान लो बैंक में एक एफडी कर देते हो, तो क्या वो पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो वैसे कंपनी भी क्या करती है? अपने रिजर्व का पैसा क्या कर सकती है? वो इन्वेस्टमेंट खरीद के उसको क्या कर सकती है? इन्वेस्ट। मान लो कंपनी को 5 साल बाद रीपे करना है, तो उसने रिजर्व में जितना भी पैसा बनाया है वो पैसे को क्या कर सकती है? इन्वेस्ट कर सकती है। इससे उसका पैसा क्या होगा? बढ़ेगा। तुम लोग मान लो हर रोज 100 रुपए कहीं पर जमा कर देते, क्योंकि रेकरिंग डिपॉजिट भी होता है, उसमें भी इंटरेस्ट मिलता है, तो उससे तुम लोग का क्या होगा? इंटरेस्ट मिलेगा। भले कम मिलेगा, मिलेगा तो, लेकिन घर पे 100 रुपये रखोगे वो तो 100 ही रहेगा, वो तो बढ़ेगा नहीं। तो वैसे ही तो यहाँ पर देखो कौन क्रिएट करता है बोलो? ये तो तुम लोग देख के बता सकते हो।
यहाँ लिखवाया ना मैंने, लिस्टेड और अनलिस्टेड अदर, लिख लो इसके नीचे खुद ही देख के। लिस्टेड वाले बनाते हैं लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड अदर ये बनाते हैं। कितना बनाना पड़ेगा बोलो? 15%, ये वाला 15% ऑफ, लेकिन 15% किस पे कैलकुलेट करेंगे? 15% ऑफ डिवेंचर मैच्योरिंग एट द एंड ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब हम समझाते हैं, जिस साल हम लोग जितना डिवेंचर रिडीम करना चाहते हैं, मतलब रिडीम जितना करते हैं वो हमारा मैच्योर्ड डिवेंचर हो गया कि अब ये मैच्योरिटी आ गया है, इसे मुझे क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लिख सकते हो, मान लो कि टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है 10 लाख। ठीक है, कंपनी इसमें से अभी रिडीम करना चाहती है कितना? 6 लाख। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो कंपनी को कितना DRI बनाना पड़ेगा? देखो क्या लिखा है मैंने, 15% ऑफ डिवेंचर मैच्योरिंग एट द एंड ऑफ द करेंट फाइनेंशियल। इस साल कंपनी 6 लाख का डिवेंचर रिडीम करना चाहती है, तो कितना बनाना पड़ेगा? 6 लाख पे 15%, जितना रिडीम करना चाहेगी, जितना उसका डिवेंचर मैच्योर होने का मतलब जो रीपे के कंडीशन में आ चुका है, उस पे 15% बनाना पड़ेगा। और ये शायद आएगा आई थिंक 90,000। ठीक है, इतने का DRI बनेगा। तो DRR कैसे बनता है? अब इसका DRR कितना बनेगा? पूरा 10 लाख का 10%, और इसमें DRI कितना बनेगा? जितना रिडीम करना चाहते हो उसका 15% जो है। अब कब रिडीम करना चाहते हैं? जिस कोई भी फाइनेंशियल ईयर में जितना डिवेंचर हम लोग रिडीम करना चाहेंगे, उतने डिवेंचर पे 15% DRI बनेगा। और कोई एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी डिवेंचर बाकी है, लोन जितना बाकी है, उस पे 10% क्या हो जाएगा? DRR होगा। ठीक है, अच्छा अब ये DRI कहां से होगा बोलो? DRI हम लोग मतलब इन्वेस्टमेंट तो परचेस करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? जो DRR में पैसा डाले हैं, जैसे तुम लोग पैसा जो बचा रहे हो वहीं से तो इन्वेस्टमेंट, मतलब बैंक में जाके इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वैसे ही लिखो। हम लोग कहां से कर सकते हैं? अगर हमारे पास कुछ बैंक बैलेंस में पैसा है उससे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं आफ्टर सेलिंग DRI। ठीक है, देखो हम लोग पहले पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, इन्वेस्ट करने के बाद जो हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, उससे हम लोग क्या हो गया? DRI जो है ये लिखो, नहीं ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, एक सेकंड सिर्फ बैंक बैलेंस लिख दो। ठीक है, जो पैसा रहेगा उसी से कर देंगे। बैंक बैलेंस, जो पैसा रहेगा उसी से कर देंगे। ये सिर्फ बैंक बैलेंस रहने दो, नीचे ब्रैकेट वाला हटा दो। ठीक है, अच्छा फिर देखो बोल रहा है कि कब हमें ये करना पड़ेगा। जैसे ये वाला क्या कब करना पड़ेगा? एनी टाइम बिफोर रिडेम्पशन। लेकिन इसका ऐसा रूल्स नहीं है। DRI करना है तो कब करना है उसका रूल्स लिखो। DRI करना है ऑन और बिफोर 30th April of the financial year at the end of which debenture are to be redeemed। बताते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो जैसे मान लो कि कोई एक फाइनेंशियल ईयर, जैसे ये मान लेते हैं 2020 टू 2023। ठीक है, ये कब स्टार्ट होगा? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे DRI क्रिएट करना है ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो इसका फाइनेंशियल ईयर का 30th अप्रैल कब आएगा? अगर ये 1 अप्रैल है तो इसके बाद ही आएगा 30th अप्रैल। तो बोल रहा है कोई भी फाइनेंशियल ईयर का 30th अप्रैल के पहले या 30th अप्रैल को, और मतलब उस दिन को या फिर उसके पहले कभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं? DRI क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, 30th अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ विच डिवेंचर आर टू बी रिडीम। मतलब इस साल के एंड में अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं? डिवेंचर रिडीम करना चाहते हैं, तो उस साल के उस फाइनेंशियल ईयर के 30th अप्रैल को या उसके पहले किसी भी डेट को हमें क्या बना के देना है? DRI बनाना है तो तब बनाना। अब क्रिएट करना भी पड़ेगा। अगर हम लोग लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी है तो हमें क्रिएट करना भी पड़ेगा। कितना क्रिएट करना पड़ेगा? 15%। कब क्रिएट करना पड़ेगा? किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब हम लोग डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं,
तो उस फाइनेंशियल ईयर का 30 अप्रैल को या फिर उसके पहले किसी डेट में हमें क्रिएट करना पड़ेगा DRI, ठीक है। अच्छा, अब एंट्रीज देखो, एंट्री क्या क्या होगा, एंट्रीज लिखवा देते हैं। एंट्रीज कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग DRR क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो DRR कहां से क्रिएट होगा बोलो, अभी पढ़ाया था, फ्री रिजर्व से, ठीक है। तो क्या क्या लिख सकते हैं, PL अकाउंट डेबिट, अगर जनरल रिजर्व का यूज हुआ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व लिखवाया है डेबिट, ठीक है। या फिर किसी भी तरीके का फ्री रिजर्व, किसी भी तरीके का फ्री रिजर्व डेबिट, और DRR क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कोई भी रिजर्व तो क्रेडिट होता है। DRR का मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इसका और भी कुछ नाम होता है वो भी लिख लो, DRR बोलते हैं या फिर DRF भी बोलते हैं, SF भी बोलते हैं, ये सभी का फुल फॉर्म हम बता देते हैं। DRR का मतलब ये तो पता ही है तुम लोग को, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, नहीं तो फिर अगर कोई दूसरे नाम से आ गया तो कंफ्यूज हो जाओगे। DRF का मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, ठीक है। रिजर्व का दूसरा नाम क्या होता है, फंड होता है। SF का मतलब सिंकिंग फंड, ठीक है, सिंकिंग फंड, ये हो जाएगा। तो अगर हमें डिवेंचर रिडीम करना है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले फंड बनाएंगे, और फंड का पैसा क्या करेंगे, फंड के पैसे से क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे। हम लोग फंड का पैसा डायरेक्ट अपने पास नहीं रखेंगे, ठीक है। जैसे तुम लोग भी फंड बनाओगे तो अपना पैसा घर पे मत जमा रखो, अगर लॉन्ग टाइम के लिए तुम लोग फंड बना रहे हो 5 साल 10 साल, तो वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो, कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। अब अगर इन्वेस्ट खरीदेंगे तो एंट्री क्या होता है, इन्वेस्टमेंट परचेज का नॉर्मल एंट्री बताओ क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहाँ पर कौन सा इन्वेस्टमेंट खरीद रहे, इसका एक स्पेशल नाम है, क्या नाम है, DRI, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो लिखो, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं देके इसका अच्छा सा नाम है तो वो नाम यूज करो, ठीक है। DRI टू क्या हो जाएगा, बैंक। जो तुम लोग इन्वेस्टमेंट परचेज का एंट्री लिखते हो वही होगा, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, बस इन्वेस्टमेंट का नाम जो है वो पूरा यूज करना है, DRI। अब इन्वेस्टमेंट करे हैं तो क्या इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा। तो इंटरेस्ट का एंट्री क्या करते हो, जब इंटरेस्ट रिसीव होता है तो बैंक टू इंटरेस्ट, तो यहां भी वही करना, लिखो बैंक टू इंटरेस्ट ऑन क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, 4th नंबर में ये जैसे तुम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है वो कहां ट्रांसफर करते हो, PL में। इंटरेस्ट मिलता है तो कहां ट्रांसफर करते हो, PL में नहीं करते हो, फाइनल अकाउंट्स में PL में इंटरेस्ट नहीं लिखते हो। लेकिन यहाँ पर कहां ट्रांसफर होगा, यहाँ PL में नहीं होगा, यहाँ पर ट्रांसफर होगा कहां से, पैसा लेके इन्वेस्टमेंट किए हैं रिजर्व से, तो वो पैसा कहां पर जाएगा, रिजर्व में जाएगा। क्योंकि ये इंटरेस्ट का पैसा फ्री नहीं है यूज करने के लिए, ये हम लोगों ने, तुम लोगों ने क्या किया था, मोबाइल खरीदने के लिए पैसा जमा किया था, उस पैसे को इन्वेस्ट किया, तो उस पैसे से तुम लोग क्या करोगे, उस फंड का पैसा ही तो बढ़ाओगे ना, उस पैसे से कुछ खा पी के पैसा उड़ा दोगे, तो फिर रखा ही क्यों था। तो अच्छा हुआ ना, थोड़ा बढ़ेगा तो तुम लोग अच्छा बजट का फोन भी खरीद पाओगे। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर जो इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिल रहा है वो हम लोग बिजनेस में यूज नहीं कर सकते, PL में लिख दोगे इनकम बोल के, ऐसा नहीं चलेगा कि फ्रीली यूज करो। इस पैसे को कहाँ देना है, रिजर्व में देना है, क्योंकि ये तो प्रॉफिट से हटा के रिजर्व बनाए थे, अब ले जाके फिर से प्रॉफिट में डालोगे, ये कहाँ देना पड़ेगा, रिजर्व में देना पड़ेगा। तो अब रिजर्व में ट्रांसफर करने से एंट्री क्या होगा, PL में करते हो तो क्या लिखते हो, PL टू इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ऐसे लिखो, PL टू इंटरेस्ट नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट टू PL होता है। यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू DRR, रिजर्व का नाम है ना वो लिखना पड़ेगा। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सिर्फ रिजर्व लिखने से नहीं होगा ना, पता नहीं चलेगा कौन सा रिजर्व, ये तो एक स्पेसिफिक रिजर्व हो गया, डिवेंचर के लिए ही है। अच्छा, अब 5th नंबर में लिखो, 5th नंबर में लिखो, अब हम लोग अगर डिवेंचर को ड्यू कर रहे हैं पे करने के लिए, जैसे प्रेफरेंस शेयर किया था तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर का नाम दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। लोन पे करने से क्या एंट्री करते हो, लोन टू बैंक, ठीक है। लेकिन अगर ड्यू एंट्री करोगे तो क्या होगा, लोन टू, मान लो पहले हम लोग जिसको देंगे, मान लो SBI से लोन लियो, तो पहले क्या करोगे, लोन टू SBI, फिर क्या करोगे, SBI टू बैंक। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही करेंगे, पहले परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, मतलब लोन मेरा डेबिट हो गया। अब
हो सकता है कि प्रीमियम में डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं तो प्रीमियम को भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट। प्रीमियम का मतलब है मैंने पब्लिक से 100 लिया था और उसको रिटर्न करेंगे 110। अब तुम लोग सोचोगे वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं नहीं, इंटरेस्ट तो कंपनी देती है, ठीक है, इंटरेस्ट तो कंपनी दे रही है, उसके साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन जब प्रिंसिपल लौटाएगी, जैसे मान लो एक पर्सन को कंपनी ने 100 रुपए का डिवेंचर दिया, बोला आपको 10% पर एनम करके इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के लिए, ठीक है, और आफ्टर 5 इयर्स हम लोग आपको 110 लौटाएंगे। मतलब इस इंसान को क्या मिलेगा, पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10 रुपया, सेकेंड ईयर का कितना मिलेगा, 10 रुपया, फिर कितना मिलेगा, 10 रुपया, फिर कितना मिलेगा, 10 रुपया, फिर कितना मिलेगा, 10 रुपया। और जब 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी उसे कितना लौटाएगी, 110। तो 110 क्या है, वो प्रीमियम वैल्यू है। मतलब 100 रुपए लिया था, लौटा रहे 110, लेकिन इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, 50। तो इसका टोटल अर्निंग कितना हुआ, 50 प्लस यहाँ पर एक्स्ट्रा 10 मिला, कितना हो जाएगा, 60। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट, जो तो कंपनी अपना सीक्वेंस में देगी, लाइक पर एनम हो सकता है, मंथली हो सकता है, 6 मंथ्स में एक बार हो सकता है। और ये क्या है, ये है टुवर्ड्स प्रिंसिपल पेमेंट। प्रिंसिपल को कैसे लौटा रही है, 100 के बदले 110। इंटरेस्ट तो अपना देगी देगी, वो तो कभी बंद नहीं हो सकता है, लेकिन कंपनी ये सब तभी बता देती है जब इशू करती है। बताना जरूरी है कि प्रिंसिपल कैसे पेमेंट होगा, पार पे होगा कि प्रीमियम पे होगा। डिस्काउंट पे नॉर्मली नहीं होता है, डिस्काउंट पे होगा तो कोई लेगा डिवेंचर, नहीं लेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट का बात अलग होता है, प्रिंसिपल लौटाने का बात अलग होता है। अगर तुम लोग देखोगे तो मेरा फर्स्ट नोट आज जो लिखे उसमें पहला पॉइंट मैंने वही लिखवाया है। देखो क्या लिखवाया है, इसीलिए लिखवा देते हैं, ये देखो कितना स्पेशल पॉइंट है ये वाला, देखो, डेब्ट कंटेनिंग प्रोविजंस रिगार्ड्स रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। समझ में आया ये वाला पॉइंट का मतलब। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं, देखो अब अगर प्रीमियम के साथ रिडीम हो रहा है तो होगा नहीं होगा वो तो क्वेश्चन में पता चलेगा। अभी एंट्री तो लिख लो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तू क्या करोगे, डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर होता है, ठीक है। मतलब पर्सन को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब पे करेंगे तो क्या एंट्री होगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन उसके पहले प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम का लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो कहां से करेंगे, यहाँ पर प्रीमियम का लॉस राइट ऑफ करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है DRR का, ठीक है। तो DRR अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अच्छा, ये हो गया। अब क्या हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं बेचेंगे, क्योंकि रिजर्व का पैसा कहाँ चला गया है, इन्वेस्ट करते। अगर फोन खरीदना है तो इन्वेस्टमेंट बेचना है कि नहीं बेचना है, बेचना पड़ेगा। अब फोन पसंद कर लिए है, यहाँ पर ये सिचुएशन क्या हुआ, सारी चीज ड्यू कर लिए, फोन पसंद हो गया। अब नेक्स्ट दिन जाओगे बैंक का FD तोड़ोगे और जाके क्या करोगे, फोन खरीद लोगे। सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है कि डिवेंचर होल्डर को ड्यू वगैरह सब करते हैं। अब पैसे का जरूरत है, पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। इन्वेस्टमेंट बेचने से क्या आएगा, पैसा आएगा, और बेच के प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और इन्वेस्टमेंट बेच दी हो तो क्या लिखोगे, टू, इन्वेस्टमेंट का नाम क्या था, DRI। ये लिखना ही पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट लिखने से नहीं होगा, DRI, ठीक है। और अगर प्रॉफिट हुआ तो टू PL लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर PL में कुछ नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, TRR रिजर्व में जाएगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो रिजर्व में जाएगा, और लॉस हुआ तो भी कहाँ जाएगा, रिजर्व में जाएगा। ये देखो, ये होगा इन केस ऑफ लॉस, और यहां पर क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब पैसा मिल गया, अब क्या करना है, पे करना है। तो क्या लिखेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर को पे कर देंगे। तो इतने सारे सीक्वेंस पे काम होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरे सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो ही हम लोग कोई भी लेजर को अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन पूरा सीक्वेंस तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो याद रखना कोई बड़ा बात नहीं है। सबसे पहले तुम लोग को क्या करना पड़ेगा बोलो तो, रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उस रिजर्व के पैसे को फालतू में फेंक के नहीं रख के उसको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वहां से पैसा निकाल के कुछ इन्वेस्टमेंट खरीद लोगे। अब जैसे इन्वेस्टमेंट खरीद लिया तो उससे क्या आना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के पैसे को कहाँ क्रेडिट करोगे,
उस फंड में जिस फंड के पैसे से इन्वेस्टमेंट खरीदा था। अब अगर क्या करोगे, पहले ड्यू कर दोगे, ठीक है। ड्यू करने के बाद अगर देख रहे हो कि प्रीमियम में रिडेम्पशन हो रहा है तो उस लॉस को कैसे राइट ऑफ करोगे, वही रिजर्व वाले पैसे से ही करना है, क्योंकि उसी के पर्पस पे वो बना हुआ है और दूसरे किसी पर्पस पे वो काम नहीं आएगा। और उसके बाद क्या करोगे, जैसे ही टाइम आएगा जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या कर दोगे, बेच दोगे। बेचने के बाद जो पैसा आएगा उस पैसे से क्या करोगे, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दोगे, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया। बहुत सारा हम लोगों ने पॉइंट देख लिया। अब एक क्वेश्चन कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन 2। देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC एंड HFC। तुम लोग ये देख के डरो मत, क्योंकि तुम लोग को क्वेश्चन में इतना ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा। मैंने लिखवा दिया थियोरेटिकल पर्पस से, लेकिन देखो क्वेश्चन में बता दिया है कि बैलेंस ऑफ DRR, मतलब कंपनी DRR बनाती है कि नहीं बनाती है, बनाती होगी। तो तुम लोग को याद रखने का तो जरूरत ही नहीं है कौन कंपनी है, बनाएगा नहीं बनाएगा। जब क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि इस कंपनी का DRR है, तो ये कंपनी क्या बनाती होगी, DRR बनाती होगी। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कितना DRR बनता है, 10%। किस पे बनेगा, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, ये याद रखना है। अच्छा, और DRR इन्वेस्टमेंट भी है इनका, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, DRR इन्वेस्टमेंट भी है, तो ये DRI भी बनाती है। लेकिन रूल्स कितना है बनाने का, 15% ऑफ डिवेंचर रिडीम, जो डिवेंचर रिडीम होगा, ठीक है। तो तुम लोग को याद रखने का जरूरत नहीं होगा, बाकी थोड़ा बहुत जो है मतलब थियोरिटिकली तुम लोग याद रख सकते हो। अब देखो कंपनी का बोल रहा है डिवेंचर कितना है, 7,50,000, मतलब कंपनी का लोन कितना है, 7,50,000। लोन पे इंटरेस्ट कितना है, 12%। कुछ नहीं बोला है तो ये इंटरेस्ट कैसे दिया जाता होगा, ऑलवेज ईयरली। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग क्या मानेंगे, ईयरली। बैलेंस ऑफ DRR, मतलब कंपनी ने जो DRR क्रिएट किया है उसमें कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 25,000। इन्वेस्टमेंट कितने का परचेस किया है, 1,12,500, जिसको रिप्रेजेंट कैसे किया है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट जो खरीदा है वो कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट खरीदा है। जैसे मान लो तुम लोग सोच रहे हो 1 लाख इन्वेस्ट करोगे, आप चेक करोगे कि कौन सा बैंक का क्या क्या इन्वेस्टमेंट है। हर एक इन्वेस्टमेंट का अपना अपना नाम होता है। जैसे देखो इन्होंने कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट खरीदा है, 10% जो इंटरेस्ट देगा वो वाला। ये 10% का मतलब क्या है, ये इन्वेस्टमेंट कितना इंटरेस्ट देगा, 10%। और 1125 सिक्योर्ड बॉन्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 ईच, मतलब इन्होंने कैसा बॉन्ड खरीदा है, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा है। तो इन्वेस्टमेंट किसमें किया है, बॉन्ड में किया है। कैसा बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, ठीक है। और बॉन्ड का दाम कितना है, फेस वैल्यू 100। और यहाँ पर कितने रुपए का टोटल खरीदा है, 1,125 का इन्होंने खरीदा है। एनुअल कंट्रीब्यूशन टू DRR वाज मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ये क्या है, जैसे तुम लोग अगर अपना मान लो एक फोन खरीदने के लिए पैसा जमा करते हो तो वो एक रेगुलर बेसिस पे करते होगे, या तो डे टू डे करते होगे या मंथली करते होगे। वैसे कंपनी भी अपना जो DRR बनाती है वो कैसे बनाती है, 31 मार्च एवरी ईयर प्रॉफिट से पैसा लेके कहाँ ट्रांसफर कर देती है, DRR में। ऑन 31 मार्च 2022 बैलेंस एट बैंक, बैंक में इनके पास कितना पैसा है, 7,50,000 बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट किया था ना, इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो रिसिप्ट होने के पहले ही इनका बैंक बैलेंस कितना दिख रहा है, 7,50,000। मतलब हमें इंटरेस्ट का एंट्री करना पड़ सकता है, वो देख लेंगे ये टाइम के हिसाब से। द इन्वेस्टमेंट वेर रियलाइज्ड एट पार, मतलब इन्वेस्टमेंट कैसे बेचा गया है, पर वैल्यू पे, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कैसे होगा, 10% ऑफ प्रीमियम पे। कब होगा, ये जो डेट इन्होंने डिसाइड किया है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2022। क्या क्या अकाउंट्स बनाने के लिए बोला है, एक तो बोला है डिवेंचर अकाउंट बनाओ, DRR इन्वेस्टमेंट, मतलब वही DRI बैंक और डिवेंचर होल्डर। छोटा सा क्वेश्चन है इतना सारा अकाउंट, तो तुम लोग पहले अकाउंट बनाओ फिर हम बताते कैसे करके होगा, ठीक है। इलास्ट्रेशन 2 कर रहे हैं हम लोग, पहले लिखो इलास्ट्रेशन 2। अच्छा, पहले बनाओ 12% डिवेंचर अकाउंट, एक एक लाइन का होगा, ठीक है। छोटा छोटा अकाउंट बनाओ, ये इतना सा से काम हो जाएगा। और क्या अकाउंट बनाने बोला है, DRR अकाउंट बनाओ, DRR अकाउंट। ये देखो ना, यहाँ से देख देख के DRR अकाउंट। इसमें थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा, वो भी 2 लाइन। इसको इतना बना दिया, फिर लिखो DRI
RI अकाउंट, इसमें भी एक ही लाइन लिखना है। और फिर लिखो बैंक, बैंक का थोड़ा जगह ज्यादा रखो, 3-4 लाइन लिखना पड़ेगा। अच्छा हम तो ऐसे कर रहे हैं, तुम लोग एग्जाम में जब करोगे तो डेट, पर्टिकुलर अमाउंट सब कॉलम बना लेना, ठीक है। डेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बैंक हो गया, और एकदम एंड में करो डिवेंचर होल्डर, देख लेते हैं। हाँ डिवेंचर होल्डर है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अच्छा सब अकाउंट बन गया। अब जैसे मैम कोई DRI অ্যাকাউন্টটা কতটা? छोटो হবে DRI। अब देखो जो भी अकाउंट ओपन हुआ है, अगर उसका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो क्या वो लिखना पड़ेगा, हमें ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। तो हम लोग चेक करते हैं कि ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले डिवेंचर कितना है, 7,50,000। डिवेंचर क्या होता है, यहाँ पर बोला नहीं कि डिवेंचर इशू हुआ है, इशू होने से इशू का एंट्री देना पड़ता, बोल रहा है कि कंपनी का इतना बैलेंस शीट में डिवेंचर दिख रहा है, तो ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। तो हम लोग इसे ओपन करेंगे तो किधर लिखेंगे, कौन से अकाउंट में लिखेंगे, कौन से अकाउंट में, हाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कौन से अकाउंट में, पहले वाले में। लोन का वैल्यू लोन में लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, बाई बैलेंस BD। डेट कौन सा दोगे, डेट कौन सा देना पड़ेगा, 1/4, ये वाला, ये देखो कब दिख रहा है 1/4/21, तो कौन सा डेट लगेगा, ओपनिंग वाला 1/4/21। तो यहाँ लिखो 1/4/21, ठीक है। बाई बैलेंस BD, कितना लोन है, 7,50,000, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बैलेंस है। नेक्स्ट बोल रहा है DRR में बैलेंस है 25,000 सेम डेट में, तो रिजर्व क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करो, डेट लगाओ, कौन सा होगा, वही 1/4/21 ही होगा। बाई बैलेंस BD 70, नहीं 75 नहीं, कितना था, 25,000, ठीक है 25,000 ये लिख लिया। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट है वो है 1,12,500। 1,12,500 कैसे हुआ है, 1125 इंटू 100 करके, है ना, इतना सारा इन्होंने इन्वेस्टमेंट परचेस किया होगा। तो इन्वेस्टमेंट का डेटा कहाँ लिखना पड़ेगा और कैसे लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट होता है। डेट कौन सा होगा, 1/4/21, कहां पर लिखेंगे, वो DRI वाले अकाउंट पे, ठीक है। तो DRI वाले अकाउंट में सेम डेट के साथ तुम लोग लिखो 1/4/21 में क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1,12,500, 1,12,500। अच्छा इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मुझे गलती दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ रुपीस नहीं होना चाहिए था, रुपीस कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर, ठीक है। ये इतने रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इन्वेस्टमेंट कैसा है, एक इन्वेस्टमेंट कितने का है, 100 का। इन्होंने कितना सारा खरीदा है बॉन्ड, 1,125, तब तो 100 करके ये होगा ना, ये रुपीस का साइन बाई चांस इधर से इधर आ चुका है, ठीक है, इसको सही कर लेना है। अच्छा अब बोल रहा है कि कंपनी का एनुअल कंट्रीब्यूशन है, बोल रहा है वो 31 मार्च को करता है, वो तो देखेंगे कितना है। और बैंक में बैलेंस है 7.5 लाख, कहाँ लिखेंगे, बैंक में, किधर लिखोगे, डेबिट साइड में। अच्छा टू बैलेंस BD 1/4/21 का, ये बैंक बैलेंस कब का है, 31 मार्च 22 का है बोल रहा है, तो इसका डेट अलग करो। ये बोल रहा है 31 मार्च का है 22 का, तो ये क्या हो जाएगा, टू बैलेंस BD, कितना है बैंक का बैलेंस, 7,50,000, ठीक है, 7,50,000 बैंक का बैलेंस है। अच्छा इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिलता है, जबकि इंटरेस्ट यहाँ पर एड ऑन नहीं है, बोल रहा है इंटरेस्ट के पहले ही बैंक का ये डिटेल्स दिया हुआ है। तो देखो हम लोगों को जो भी डेटा मिला वो हम लोगों ने कर लिया। अच्छा अब सबसे पहले तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो हम सीक्वेंस बताते हैं। सबसे पहले तुम लोग सोचो कि DRR 10% बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, पहले ये मुझे आंसर, कैसे पता करोगे, जितना लोन है उसका 10% DRR होना चाहिए। लोन कितना है यहाँ पर, इसका 10% कितना होना चाहिए, कितना बना हुआ है DRR, अकाउंट में देखो ना 25, तो कितना और बनाना पड़ेगा, बिना बनाए तो रिडीम नहीं कर पाते हो, तो और कितना बनाना पड़ेगा,
तो कैसे यहाँ पर पहले लिखेंगे, तो कहाँ से डीआरआर बनता है, अभी एंट्री सिखाया फ्री रिजर्व से, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से बनाएंगे, इस क्वेश्चन में बोला नहीं इनके पास क्या है, तो तुम लोग क्या लिखोगे, जनरल रिजर्व, बोला नहीं है क्या रिजर्व है, तो क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व। अच्छा, ये डेट कौन सा होगा, 31 मार्च 2022 का होगा, ईयर एंड में बनेगा ना, क्योंकि हमें तो कुछ बोला नहीं है। डीआरआर कब बनेगा, रूल्स क्या था देखो, डीआरआर कब बनेगा, मैम एनी एक बार तो टाइम बिफोर। हाँ बोलो बोलो। मैम অ্যাকাউন্টে একবার দেখাবেন অ্যাকাউন্টস গুলো। एनी टाइम बिफोर रिडेम्पशन बोला है, तो रिडेम्पशन कब हो रहा है, रिडेम्पशन का डेट इन्होंने कब दिया है बोलो, 31 मार्च 2022 को दिया है, तो उसके पहले कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ईयर एंड में कर रहे हैं, तो कितना होगा अमाउंट, जितना कम हो रहा है कितना लिखना पड़ेगा, बाई जनरल रिजर्व, कितना लिखोगे 50,000, ठीक है। बाई जनरल रिजर्व हो जाएगा हम लोग का 50,000, डीआरआर बन गया इतने का। अच्छा, अब नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा डीआरआर के बाद, बोलो डीआरआर के बाद क्या सोचना पड़ेगा, टी आर ডিআরআর आई सही बना हुआ है कि नहीं, 15% होना चाहिए, 15% ऑफ व्हाट, जितना डिवेंचर रिडीम होगा, तो रिडीम तो पूरा ही बोल रहा है, कुछ तो ऐसा नहीं बोला है कम ज्यादा, तो 7,50,000 का ही कितना होना चाहिए 15%। हमें तो ये नहीं बोला है कि इसमें से इतना पे होगा कि उतना पे होगा, तो पूरा ही पे होगा, कितना होता है देखो, क्या इतने का इन्वेस्टमेंट बना रखा है इन्होंने, देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, हाँ बना तो रखा है, तो क्या हमें और अलग से कुछ करना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड हमें क्या करना है, डीआरआई को क्या करना पड़ेगा, सेल, मतलब हम थर्ड स्टेज बता रहे हैं, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डीआरआई को सेल करना पड़ेगा, और फोर्थ स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर को क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे, यही तो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमें ये दो चीज ऑब्वियसली देख लेना है, अगर हमारा कोई भी शॉर्टफॉल है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, मेकअप देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक शॉर्टफॉल था जो कि हम लोग का 50,000 का था। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन में बोला है कि इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अब बोलो इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या एंट्री होगा, क्योंकि हम लोगों ने डीआरआर क्रिएट कर लिया, उससे इन्वेस्टमेंट भी परचेस कर लिया। अब सेकंड क्या देखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है कि नहीं, मैंने ऐसी ही एंट्री लिखवाया है तुम लोग को। अब बोलो इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का है, इंटरेस्ट हमेशा किस पे मिलता है पता है, फेस वैल्यू पे, ठीक है। तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये जो है इस पे कितना मिलेगा, इतना सारा मेरा बॉन्ड है 100 रुपए वाला, इस पे कितना मिलेगा 10%, तो कितना होता है इंटरेस्ट बताओ, कैलकुलेट करो कितना होगा, 11250 होगा, 10/100, 100 कैंसिल, 11250, इतना इंटरेस्ट होगा। एंट्री क्या होगा, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बैंक में इसका एंट्री करोगे, करो बैंक वाले अकाउंट में लिखो यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 1,12,500 का है, इंटू 10%, कितना हो जाएगा 11,250, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला इंटरेस्ट कहां पर क्लोज होगा, अच्छा ठीक है, अभी अभी हम मैम लोग ডিআরআর में हाँ जाके क्लोज होगा। हाँ डीआरआर में क्लोज होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अच्छा ये वाला हम लोगों ने लिख लिया, नेक्स्ट हम लोग बैंक वाला डीआरआर में क्लोज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर डिवेंचर होल्डर, एक मिनट ये सीक्वेंस देख लेते हैं, ये बना लिया, डीआरआई बन गया, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, तो बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ये तो फिर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, तो ये वाला थोड़ा सा स्किप करते हैं, इसके बाद का पॉइंट क्या है, डिवेंचर को ड्यू करना, ठीक है वो वाला बताते हैं। अब डिवेंचर को ड्यू करो, डिवेंचर को ड्यू करने का एंट्री क्या होगा बोलो, डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट
डेबिट टू क्या हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर। तो डिवेंचर होल्डर में क्या लिखोगे, बाई डिवेंचर और बाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। पहले ये वाला लिख लेते हैं, लिखो 31 मार्च 2002 को होगा बाई 12% डिवेंचर। डिवेंचर का वैल्यू कितना है 7,50,000 और प्रीमियम कितना देने का बात हुआ है, कितना परसेंट प्रीमियम बोला था, 10%। तो कितना हो जाएगा 7,50,000 पे 10%, तो हो जाएगा 75,000। ठीक है, ये वाला एंट्री हो गया। अच्छा, अब हमारा डिवेंचर अकाउंट में इसका क्रॉस पोस्टिंग होगा ना, एक डिवेंचर अकाउंट बना हुआ है तो वहां पर क्या लिखोगे, टू डिवेंचर होल्डर। यहाँ पर लिखो टू डिवेंचर होल्डर, कितना लिखना पड़ेगा 31 मार्च 2002। बोलो कि कितना अमाउंट होगा 7,50,000। क्रॉस पोस्टिंग कितना हो जाएगा 7,50,000। ठीक है, 7,50,000 हो जाएगा। अच्छा, इसको क्लोज मैम कर। 31 मार्च 22 तो हाँ 2002। अच्छा 22 ना, मैंने ये x लिख दिया, 22 लिख लो। ठीक है, मैंने गलती से x लिख दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट ये वाला हो गया। अच्छा, अब देखो क्या करना है, ड्यू करने के बाद क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट सेल करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग पेमेंट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट सेल करने से डीआरआई में क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर लिखो हाँ, यहाँ पर बाय बैंक हो जाएगा, लिखो बाय बैंक। कितने में बेचा है, बोला है पर में बेचा है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर प्रॉफिट लॉस होता वो डीआरआर में जाता, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 1,12,500। इतने में सेल कर दिया, तो बैंक में लिखना पड़ेगा क्रॉस पोस्टिंग। क्या लिखोगे, हाँ टू DRI कितना लिखना पड़ेगा 1,12,500। ठीक है, 1,12,500। अब अगर हमारे पास पैसा आ गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा बैंक। तो यहाँ पर लिखो टू बैंक, डेट कौन सा होगा 31 मार्च 2022 टू बैंक। कितना पेमेंट करना पड़ेगा 7,50,000 प्लस 75 कितना होता है 8,25,000। और इधर देखो कितना होगा 8,25,000 का टोटल, यहाँ पर भी लिखो 8,25,000। तो बैंक में तुम लोग क्या लिखोगे, बाई डिवेंचर होल्डर बोल के कितना लिखोगे 8,25,000। ठीक है, इसका क्रॉस पोस्टिंग तो होगा ना टू बैंक का, लिखो बाई डिवेंचर होल्डर, डेट वही वाला दो 31 मार्च 2022 बाई डिवेंचर होल्डर 8,25,000। अब देखो तो हमारे पास टोटल कितना पैसा था, हमारे पास बैंक बैलेंस में था 7,50,000, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिला था 11,250 और इन्वेस्टमेंट बेच के मिला था 1,12,500। तो टोटल हमारे पास कितना बैंक बैलेंस था, टोटल करके देखो कितना 73,750। उसमें से हम लोगों ने कितना यूज कर लिया, बाकी क्या हो जाएगा बाई बैलेंस बोल के दिखेगा, बैंक का बैलेंस बचा हुआ है तो बाई बैलेंस सीडी लिख दो, कितना बचा हुआ है 48,750। तो ये बैलेंस हम लोग का बचा हुआ है। 8,25,000 का यूज हुआ है, सॉरी 8,73,000 लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पे हम टोटल में ये लिखते रहे। तो ये टोटल अमाउंट जमा हुआ था जिसमें से ये यूज कर लिया, बाकी ये हम लोगों का पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा DRRI अकाउंट हम लोग का ऐसे क्लोज हो जा रहा है। इन्वेस्टमेंट परचेज किया था 1,12,500 का और वही इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने बेच दिया है 1,12,500 में, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया। अच्छा, अब ये वाला अकाउंट कैसे क्लोज हुआ, डिवेंचर होल्डर को देना था 8,25,000, उनको 8,25,000 दे दिया, अकाउंट क्लोज हो गया। अच्छा, अब ये वाला अकाउंट देखो, फिर हम DRR बताते लास्ट में। ये हम लोग का 7,50,000 का लोन था और 7,50,000 का लोन हम लोगों ने ड्यू किया, मतलब पेमेंट करना चाहते हैं इसीलिए, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ अकाउंट दिखाया कि हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। अब रहा DRR का बात, तो DRR का एक बार टोटल करो, यहाँ पर कितना आ रहा है 75,000
5,000, ठीक है। अच्छा, ये जनरल रिजर्व या पीएल दोनों में से कोई भी एक लिखा जा सकता है। मैंने यहाँ पर और पीएल लिख दिया है। ये अमाउंट हमेशा कहाँ ट्रांसफर होता है? डीआरआर का अमाउंट जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए जनरल रिजर्व में, ठीक है। तो ये क्लोज टू बैलेंस बाय बैलेंस करके नहीं होगा, क्योंकि डिवेंचर जब रिडीम हो गया तो जनरल रिजर्व का अमाउंट कहाँ पर चला जाएगा? सॉरी, डीआरआर का अमाउंट कहां पर चला जाएगा? डीआरआर ओपन क्यों हुआ था? डिवेंचर के लिए। तब जब डिवेंचर ही रिडीम हो गया तो डीआरआर को करना पड़ेगा बंद। जब ओपन हुआ था तो टू डीआरआर, और जब क्लोज होगा तो डीआरआर क्या हो जाएगा? डेबिट। और ट्रांसफर कहाँ करेंगे? जनरल, मतलब जहां से लिया था वही भेज दे रहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 31 मार्च 2022 में लिखो टू जनरल रिजर्व। कितना हो जाएगा? 75,000, ठीक है। 75,000 डीआरआर पे हमें इसको क्लोज कर देना। हाँ, जनरल रिजर्व में ये हम लोग का क्लोज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे करके कैलकुलेशन होगा? अच्छा, और ये जो रिजर्व में ट्रांसफर करने वाला बात था वो एक बार देख लेते। बैंक टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू डीआरआर। तो ये एक्चुअली बैंक टू डीआरआर हो जा रहा है, लेकिन ये अगर हम लोग डीआरआर में सेंड करते हैं तो मेरा यहाँ पर ये एंट्री तो होना चाहिए था कि डीआरआर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अच्छा ठीक है, ये वाला पॉइंट हम बताएंगे कि ये वाला यहाँ पर क्यों नहीं आया। इसका कुछ तो एक पॉइंट शायद बाकी रह गया होगा। बैंक टू इंटरेस्ट, देखो मैंने सिर्फ ये फोर्थ वाला पॉइंट स्किप किया है, बाकी सारे पॉइंट्स जैसे थे वैसे ही कर लिया है, ठीक है। ये पॉइंट तो हम लोगों ने किया है ना, बस ये वाला स्किप किया है। ये बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किया है, फिर ये अगर हो रहा है तो बैंक टू डीआरआर हो रहा है, तो बेसिकली ये डीआरआर में जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ तो एक प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो ये डीआरआर में ही जाता है जैसे ये वाला जाता है। बाकी तुम लोग को समझ में आ गया, एक्सेप्ट ये वाला ম্যাম মানে एंट्री। যদি ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট একদিকে ডেবিট আছে আর একদিকে ক্রেডিট আছে তো ক্যান্সেল আউট হয়ে যেতে পারে, তো হ্যাঁ সেক্ষেত্রে হ্যাঁ ডিআরআরই মনে হয় যাবে। হ্যাঁ, ডিআরআর এ যাবে, কিন্তু ডিআরআর এ গেলে এখানে অ্যামাউন্টটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, সেটাই আমি ভাবছি। देखेंगे, ठीक है। यहाँ लग रहा है बीच में कोई एंट्री है जिसके वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे लग रहा है। बैंक टू डीआरआर, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू डीआर, ठीक है, ये बता देंगे, ठीक है। एक बार तुम लोग फोर्थ नंबर वाला छोड़ दो कि फोर्थ नंबर वाला एंट्री है, उसको भूल जाओ। बाकी अगर वो छोड़ देते हैं तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ नंबर वाला नेक्स्ट दिन हम बता देंगे कि उसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा, क्यों यहाँ पर मैंने भेजा नहीं। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही होगा, इसको एक बार इग्नोर कर दो, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट दिन देख लेंगे। और तुम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पर बस 3 या 4 ही क्वेश्चन है, तुम लोग करके देख सकते हो। ये इलास्ट्रेशन 1 एक है, और यहाँ पर थर्ड नंबर, उसके बाद जो है फोर्थ 3 4, अच्छा फोर्थ भी है। ठीक है, अगर हो सके तो देख सकते हो ट्राई करके। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। ম্যাম ওই যে ডিআরআর Thank you, ডিআরআই যে ma'am. ক্যালকুলেশনটা আপনি করছিলেন না 15% 10%, ওইটা একবার